सो अगर आप एक लंबे अरसे तक एक ख़ास स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं या आप एक लंबे अरसे तक जिस तरह से आपने कहा सैडनेस है और होपलेसनेस है, समटाइम्स आपकी अपनी विल पावर होती है लेकिन आपको एक सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है। prolonged depression हो that can lead to suicide as well. हमें लगता है कि अगर हम सुसाइड पे बात करेंगे इसका मतलब है कि हम उसको एक आइडिया दे रहे हैं, तो सुसाइड पे बात नहीं करनी चाहिए, बाकी हर टॉपिक पे बात कर लें। अगेन रिसर्चर्स इस बात को प्रूव करती हैं समेत द पर्सन हु इज़ गोइंग टू कमिट सुसाइड वो आपको ऐसे साइन एंड सिम्टम्स देता है एंड वी आर लाइक अच्छा टेंशन सीख करने के लिए अपनी Yeah. बात मनवाने के लिए सही कि मैं अपना आप खत्म करूँगा। सो इट्स नॉट ट्रू। Face to face counseling भी शामिल है and then support through helplines as well. सो हम हेल्पलाइन के थ्रू करते हैं और बहुत सारी हेल्पलाइंस पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हुई। अगर एक खातून कॉल कर रही है, उस तक एक नंबर पहुंचा है, उसने उस नंबर को रीच आउट किया, शी इज़ इन नीड। अब आपके पास वो प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है वो उसका मसला नहीं। सो हेल्पलाइंस अगर इतना सा भी काम कर देती हैं तो किसी इंसान किसी भी सर्वाइवर की ज़िंदगी में वो एक मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो हो सकता है। 3, 2, 1. Meerab, thank you so much for your time and thank you for coming over. Thank you so much for inviting me. You've been into this development field for the last 12 years now, और psychosocial support and psychological support से related जो initiatives हैं, you've been part of that. Tell us a bit about your journey. मेरा सोशल सेक्टर में आना या डेवलपमेंट सेक्टर में आना वाज नॉट वेरी प्लान्ड थिंग, इट वाज जस्ट एन इंसिडेंट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन ये कि वंस आई एंटर्ड इन रोजन एंड द काइंड ऑफ वर्क वी आर डूइंग, आई थिंक मेरे लिए सस्टेन करना अपने आप को इस सेक्टर के अंदर बहुत आसान हो गया। नॉर्मली लोगों को एक्सपीरियंस लेने के लिए दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में जाके काम करना पड़ता है, तो मुझे विद इन रोजन डिफरेंट प्रोग्राम्स में मैंने काम किया, जिसमें हमारा पुलिस प्रोग्राम भी है, वुमेन प्रोग्राम भी है। हेल्पलाइन से मेरे कैरियर का स्टार्ट हुआ और अभी आजकल मैं हेल्पलाइन लीड भी कर रही हूँ। और बीच में मुझे मीडिया जर्नलिस्ट जो हैं उनके साथ भी काम करने का मौका मिला, तो ये बहुत डाइवर्स किस्म का एक्सपीरियंस था। फिर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स थे जिसमें कम्युनिटीज़ भी थी, जिसके अंदर बच्चों के साथ भी काम करने का मौका मिला, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ काम करने का मौका मिला। जब आपके साथ हमारा पहला इंटरेक्शन हुआ उस टाइम हेल्पलाइंस के साथ जो काम था वो पीक पे था उस टाइम पे, और आई थिंक देन ऑनवर्ड्स हम हेल्पलाइंस के साथ जो काम कर रहे हैं। सो इट्स लाइक आप एक तरफ काम भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो एक विजन आप हर इंसान रखता है एक ऐसी सोसाइटी के लिए कि जो उसके लिए या उसके इर्द गिर्द लोगों के लिए एक बहुत ही आइडियल किस्म की सोसाइटी हो। सो एक तरफ हम काम भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उस विजन के लिए कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। एंड आई थिंक जो रोज़न में मेरा, क्योंकि मेरी मदर ऑर्गेनाइजेशन भी है, मैं अभी तक रोज़न से ही सीखा जो सीखा। सो आई थिंक वो जो वैल्यूज़ आपकी पर्सनल वैल्यूज़ मैच कर जाएँ किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो आपके लिए फिर वहाँ स्टे करना, वहाँ काम करना और फिर थ्राइव फील करना जो है वो आसान होता है। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली साइकोसोशल सपोर्ट क्या होती है एंड हाउ इट इज डिफरेंट टू साइकोलॉजिकल सपोर्ट दैट यू गाइस प्रोवाइड. साइकोसोशल सपोर्ट में साइकोलॉजिकल इज़ वन एस्पेक्ट। अगर आप कुछ ऐसे इश्यूज़ पे बात करते हैं जहाँ पर आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर आता है, जहाँ पर आपके रिलेशनशिप्स आते हैं, जहाँ पर फैमिली सपोर्ट आती है, तो वहाँ पर फिर आप सिर्फ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट नहीं देखते, वहाँ पर आप सोशल एस्पेक्ट भी देख रहे होते हैं। तो फिर साइकोसोशल उसके अंदर ऐड होता है। अगर आप किसी भी डिज़ास्टर सिचुएशन को ले लें, सो पहले होता था मेडिकल फर्स्ट एड, एक कॉन्सेप्ट है कि आप उसको इमीडिएट जो है वो फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के बाद उसको रेफ़र कर देते हैं, या आप उसको जो भी स्पेशल सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं आप उस वहाँ पर भेजते हैं। इवन इमरजेंसीज भी यही काम, इमरजेंसी जो किसी भी हॉस्पिटल की होती है वो यही काम कर रही होती है। तो किसी भी डिज़ास्टर के अंदर जो साइकोसोशल फर्स्ट एड है या साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड आपकी बात करते हैं, वो यही काम करते हैं कि उस सिनेरियो को अंडरस्टैंड करते हुए, उन सोशल डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करते हुए, क्योंकि वो लॉस कहीं ना कहीं उस सोशल डायनामिक के साथ जुड़ा हुआ होता है, एंड देन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो उस तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं, सो उन दोनों को कंबाइन करते हुए, सो इसमें साइकोलॉजिकल भी है, इसमें सोशल भी है। एंड सिंस यूर अ साइकोलॉजिस्ट एज वेल, तो मुझे बताएं कि लाइक जनरली जो थेरेपी, बिकॉज अभी भी आई थिंक एज अ सोसाइटी वी आर इन द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग दिस कॉन्सेप्ट एंड इन द रियल वी आर स्टिल रियलाइजिंग द नीड टू have therapies. तो what do you think कि what exactly कौन सी ऐसी situations होती हैं जिसमें therapy actually helps you out, and generally थोड़ा सा इसके बारे में explain करें why therapies are important. अगर हम देखें तो मैं एक रिसर्च पढ़ी थी जिसमें था 90% ऑफ जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं किसी भी फिजिशियन के पास, उसके पीछे स्ट्रेस होता है। सो स्ट्रेस इज मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। अगर आप देखें स्ट्रेस आजकल की जो कंडीशन चल रही है उसमें कोई भी पर्सन ऐसे नहीं कह सकता, कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो कहे कि मैं स्ट्रेस्ड फील नहीं करता।
अब स्ट्रेस भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं जो आपको हेल्दी फील कराते हैं, अगर हम स्ट्रेस फील ना करें, हम टाइम पे ना पहुँचे, हम टास्क कंप्लीट ना करें। लेकिन अगर वही स्ट्रेस आपको आप अपना काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे स्ट्रेस की वजह से, सो वो स्ट्रेस फिर मुख्तलिफ शेप्स में आता है। अब स्ट्रेस को डील किस तरह से करना है, वेरी इंटरेस्टिंगली बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो कि जिनका 20 इयर्स का एक्सपीरियंस हो काम करने का, जब कभी वो डिस्कशन करते हैं कि लाइफ में अब इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सो एक बेसिक चीज़ होती है स्ट्रेस को डील करने के तरीके। अब कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं, जो लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म। सो वो जो डील करने के तरीकाकार है, अगर लोगों को उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पाती, तो समटाइम्स वो स्ट्रेस को कोप नहीं कर पा रहे होते और फिर हम कहते हैं कि इग्नोर कर दिया। सो स्ट्रेसर्स इग्नोर करने से से ख़त्म नहीं होते, कम नहीं होते, उनको डील करना पड़ता है। अब अगर हम देखें जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड होती हैं, उसमें डॉक्टर्स इनिशियली 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, आपकी नींद कैसी है, आपका फूड इनटेक किस तरह का है और आपका कोई स्ट्रेसर्स हैं या नहीं। तो चाहे वो फिर हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हों, ज्वाइंट से रिलेटेड इश्यूज हों, एक्ने रिलेटेड इश्यूज हों, बीपी के इश्यूज हैं, सब के अंदर इवन कैंसर जैसी डिजीज की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेस प्लेज अ मेजर फैक्टर। राइट। अब हमारे यहाँ इशू ये है कि जब आप डील कहते हैं कि अच्छा हमने थेरेपी लेनी है, तो लोगों के माइंड में आता है वो लोग जो कि शदीद साइकेट्रिक किसी साइकेट्रिक वार्ड के अंदर उन्होंने देखा है और दैट्स नॉट के आप आपका रियलिटी के साथ बिल्कुल ही कांटेक्ट नहीं है, इसलिए फिर आप किसी काउंसलिंग या साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए जा रहे हैं। समटाइम्स जिस तरह से आपको पता है हमारी हेल्पलाइन है और हम हेल्पलाइन को में लोग कॉल कर रहे होते हैं। सो समटाइम्स इट्स वेरी माइनर इश्यूज, एग्जाम्स आ रहे हैं, फोकस नहीं हो पा रहा, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, रिलेशनशिप इश्यूज के हवाले से लोग कॉल करते हैं। समटाइम्स इट्स लाइक कि खुद एंगर जो है वो मैनेज नहीं हो पा रहा। सो अगर हम साइको सोशल इश्यूज की भी बात करते हैं या हम साइकोलॉजिकल इश्यूज की बात करते हैं, उसके अंदर एंजाइटी है, एक्सेसिव वरी जिसको हम कहते हैं, फिर अगर ग्रीफ एंड कोई सिचुएशन है, अब हर इंसान ग्रीफ एंड लॉस किसी ना किसी टाइम पे फेस करता है, अगर आप उसको डील नहीं कर पाते उस टाइम पे, तो समटाइम्स इट्स बिकम लाइक डिसऑर्डर बन जाता है, जिसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। इसी तरह से अगर किसी पर्सन में सैडनेस बहुत ज़्यादा है और वो सैडनेस है, होपलेसनेस है, अगर सैडनेस और होपलेसनेस डील नहीं होती है, और क्योंकि बेसिकली तो ट्रिगर थॉट से होती हैं, और अगर आप उस थॉट को प्रोसेस नहीं कर पा रहे, उस थॉट को डील नहीं कर पा रहे, तो फिर वही जो आपकी थॉट है वो दैट विल लीड टुवर्ड्स डिप्रेशन एंड डिप्रेशन विल लीड टुवर्ड्स सुसाइड। सो दीज आर वेरी लाइक बेसिक थिंग्स। अगर आप इसमें सपोर्ट ले लेते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप सैड फील कर रहे हैं और थोड़ा लंबा टाइम हो गया है या आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, सो हाँ पर आपको काउंसलिंग हेल्प करती है। इसी तरह से So sorry, so I'll just like what I understand is that जो usually stress, anxiety, depression के जो issues होते हैं, is it related to when the thought process of being sad or sadness अगर वो prolong कर जाती है for too long, तो वो then it becomes depression, right? और अगर वो इनिशियल स्टेज पे है तो काउंसलिंग उसको कर लेगी, लेकिन अगर वो प्रोलॉन्ग हो गया है और वो प्रोलॉन्ग होने के बाद फिर समटाइम्स मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। और क्या डिप्रेशन जो है वो सैडनेस या सैड थॉट्स के साथ ही लिंक्ड अप है या कोई केमिकल इम्बैलेंस अगर होता है? कैन यू एक्सप्लेन अ बिट अबाउट दैट? देखिए, अगर हम किसी लंबे अरसे तक स्ट्रेस के अंदर रहते हैं तो हमारी बॉडी खास तरह से काम करती है। सो जो आप कह रहे हैं न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस आता है क्योंकि आप एक लंबे टाइम तक जो जिस तरह से बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम काम करता है ना, जिसमें आपके दोनों आपकी डिफेंस विद इन योर बॉडी, देयर इज अ डिफेंस, इसी तरह से आपके माइंड में भी डिफेंस का पूरा सिस्टम है। सो अगर आप एक लंबे अरसे तक एक खास स्ट्रेस से गुजर रहे हैं या आप एक लंबे अरसे तक जिस तरह से आपने कहा सैडनेस है और होपलेसनेस है और आप उसको कोप नहीं कर पा रहे हैं और आपका ब्रेन फाइट किए जा रहा है, सो फिर एक टाइम आता है जहाँ पर आपको, जैसे हम बॉडी के लिए कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं, वहाँ पर आपको वो सप्लीमेंट या एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिसके लिए मेडिकेशन ज़रूरी होती है। अब कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं जिसमें आप पहले मेडिकेशन शुरू करते हैं और फिर आप काउंसलिंग पे लेके आते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर काउंसलिंग के साथ डील हो जाता है एंड समटाइम्स लाइक कि आपको काउंसलिंग और मेडिकेशन दोनों साथ-साथ रखनी पड़ती है। क्योंकि मेडिसिन आपका वो बैलेंस तो वो आपका ठीक हो जाएगा। समटाइम्स लोगों का जो है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है या मूड का अगर है तो वो थोड़ा बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन आपका जो भी प्रोसेस शुरू होता है ना, वो एक थॉट से शुरू होता है। उस थॉट के बाद आप फील कैसा करते हैं, इमोशंस कैसे हैं, बिहेवियर कैसे हैं, ये सारी चीज़ें फिर आप काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर कर रहे हैं। एंड आई वाज लाइक रीडिंग समवेयर कि विटामिन डी डेफिशिएंसी जो कि
लैक ऑफ सन एक्सपोजर की वजह से होती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको डिप्रेशन के और एंजाइटी के इश्यूज हो सकते हैं। इज दैट सो? देखिए, हाउ टू डील विद दैट। अब कुछ जगह ऐसा होता है जैसे विंटर्स के अंदर इट्स वेरी कॉमन कि विंटर्स में लोगों को डिप्रेशन ज़्यादा होता है। सन का एक्सपोजर भी कम है। उसके बाद फिर ये है कि इवनिंग के बाद एक लंबा टाइम पीरियड होता है। बेसिकली हाउ टू डील विद इट, वो एक चीज़ है विच इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल, वन थिंग इज इन योर कंट्रोल। सो काउंसलिंग बेसिकली फोकस इस बात पे करती है व्हाट इज़ इन योर कंट्रोल और उसको कैसे आप उस पर कैसे फोकस कर सकते हैं। अब अगर आप इम्यून सिस्टम को भी लेते हैं तो अगर आप एक लंबे अरसे तक स्ट्रेस या परेशानी को आप डील नहीं कर पा रहे, आपके जो भी इमोशंस हैं आप उनको नहीं डील नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपका इम्यून सिस्टम भी वीक करता है। अब इम्यून सिस्टम के साथ हर चीज़ जुड़ी हुई होती है। इवन आप B12 की बात करते हैं, सो वो भी होता है कि अगर आप एक लंबे अरसे तक स्ट्रेस ले रहे हैं, तो जितनी मेडिकल कंडीशंस हैं या अगर आप साइकोलॉजिकली कुछ इशू है ना, तो बॉडी का एक बड़ा नेचुरल डिफेंस या नेचुरल रिस्पॉन्स है। अगर आप साइकोलॉजिकल इश्यूज को ट्रीट नहीं करते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल इश्यूज तो बोलेंगे नहीं, वो फिर बॉडी में मुख्तलिफ आपकी बॉडी पार्ट्स में इस तरह के अलार्मिंग साइंस देते हैं। जैसे कुछ लोगों को जैसे हम कहते हैं एंजाइटी बेसिकली स्टार्ट होती है थॉट से, आप उस थॉट को डील नहीं करते हैं, दैट लीड्स टू पैनिक अटैक, जिसमें लोगों को लगता है कि अब उनकी डेथ हो जाएगी। हार्ट पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, बॉडी शिवर करना शुरू हो जाती है। दैट्स एक्चुअली नॉट बिकॉज ऑफ सम मेडिकल रीजन, दैट्स बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल रीजन। सो इसी तरह से जैसे कुछ लोगों को लगता है कि उनका बीपी बहुत लो हो रहा है, सो अगर कुछ खा भी लेते हैं उनका वो कंडीशन ठीक नहीं होती है, या उनको लगता है कि शुगर लेवल ड्रॉप हो गया है, दैट्स बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल इशू। जब तक आप उस थॉट को या उस इशू को डिग डाउन नहीं करते, उसको ट्रीट नहीं करते, जो आपकी फिजिकल इश्यूज हैं वो डील नहीं होंगे। मेरे साथ इस तरह से काफ़ी दफ़ा हुआ है कि आप किसी किसी पर्सन को लेके जाते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि उस टाइम है कि अच्छा ड्रिप लगवाने की ज़रूरत है, बहुत लैक ऑफ एनर्जी है, और आप समझा रहे हैं कि इसका साइकोलॉजिकल इशू है, वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि हॉस्पिटल जाकर मेडिसिन और टेस्ट वगैरह जब तक ना हो हमें तसल्ली नहीं होती। सो वो उसके बाद भी यही रूल आउट हुआ कि मेडिकली देयर इज नो रीजन, देयर इज समथिंग साइकोलॉजिकल व्हिच नीड्स टू बी ट्रीटेड। So I want to talk a bit about the reasons for panic attack and consequences of prolonged depression. थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि like what causes it or where it can take. डिप्रेशन और एनजाइटी दो डिफरेंट चीज़ें हैं, और अगर हम पैनिक अटैक की बात करते हैं तो वो एनजाइटी के साथ जुड़ा हुआ है। अब एनजाइटी इज़ लाइक एक्सेसिव वरी अबाउट समथिंग। अगेन अगर आप देखें तो ये सोच से शुरू होता है ना। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, और अगर आपको लगता है कि उदास हैं, लोग आपकी परवाह नहीं करते, आपको ज़िंदगी में इंटरेस्ट फील नहीं हो रहा, दीज आर थॉट्स कमिंग इन योर माइंड। और अगर ये थॉट्स ट्रीट नहीं होती हैं, इन थॉट्स पे बात नहीं होती, इनको डील नहीं किया जाता और एक लंबे अरसे तक रहती हैं, तो फिर जिसको हम डिप्रेशन डिसऑर्डर कहते हैं। अच्छा, अब डिप्रेशन नॉर्मली वेरी कॉमन है कि आई एम डिप्रेस्ड, लेकिन वो डिसऑर्डर तब होगा जब वो एक क्राइटेरिया मीट करेगा, जिसमें हम कुछ सिम्टम्स को और ड्यूरेशन दोनों चीज़ें। कोई भी इशू डिसऑर्डर तब होगा जब उसमें सिम्टम्स और ड्यूरेशन एसोसिएटेड होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल 7 सिम्टम्स में से 5 एग्जिस्ट करते हैं और 1 महीने के लिए है, 4 वीक्स के लिए, 2 मंथ्स के लिए, डिपेंड अपॉन कि हम किस डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, वो मीट करता है तो फिर वो डिसऑर्डर होता है। समटाइम्स उस डिसऑर्डर में वो स्टेज क्योंकि इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि फिर उसमें मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। अगर आप अनट्रीटेड रहता है, ना उसमें थेरेपी इन्वॉल्व है, ना काउंसलिंग थी, ना मेडिकेशन है, सो समटाइम्स हमें लोग सुसाइड आइडिएशन के साथ भी कॉल करते हैं, एंड वी नो कि लोग सुसाइड कमिट भी कर लेते हैं। अगर हम एंजाइटी की बात करते हैं तो किसी भी चीज़ के हवाले से अगर एक एंजाइटी किसी की भी ट्रिगर कर गई है किसी खास इवेंट को लेके, और अगर आप उस इवेंट को फेस नहीं करते हैं और आप बस सोचना शुरू कर देते हैं कि अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं बाहर निकलूँगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए। सो समटाइम वो एंजाइटी शायद अभी 1-2 चीज़ों पे है, लेकिन आप उसको डील करना नहीं सीखे, और जब आप डील करना नहीं सीखे तो वो एंजाइटी इंक्रीज़ होते हुए वो आप समटाइम्स लोगों को पैनिक अटैक की तरफ लेके जाती है। अब पैनिक अटैक में क्योंकि हम साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की तरफ नहीं जाते, हम फिजिकल सिम्टम्स की तरफ जाते हैं। सो फैमिलीज़ के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि अभी हार्ट पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा है, बॉडी शिवर कर रही है, सो इसका मतलब ये है कि इसको और क्योंकि फिर उसके साथ ये भी समटाइम्स जुड़ा होता है कि लोगों का खाना पीना, नींद भी एसोसिएट होती है ना, 2 दिन से सोया नहीं या सोई नहीं है और खाना पीना भी इसका ठीक नहीं था, सो हॉस्पिटल लेके जाने का की तरफ होता है। अब हॉस्पिटल में भी अब आकर ये है कि अवेयरनेस इस तरह की है कि जो
अगर आप इमरजेंसी में लेके जाते हैं, किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, तो दे रूल आउट कि अच्छा रीज़न क्या है, एंड देन दे रेफर इट टू साइकेट्रिस्ट कि आप किसी साइकेट्रिस्ट को विजिट करें। क्योंकि जिस हम पहले बात कर रहे थे कि वो केमिकल इम्बैलेंस इतना हो चुका होता है कि वहाँ पर उसको ट्रीट करने के लिए, इवन एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए भी मेडिकेशंस जो है वो ली जाती हैं। और फिर पैनिक अटैक में भी यही होता है कि आप उसको लेते हैं, क्योंकि अगर वो ट्रीट नहीं होता तो फिर फर्दर जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है और एक्सट्रीम कंडीशन जो है वो हो सकती है। सो द अर्ली स्टेज इट इज़, अगर आप उसको डील कर लेते हैं काउंसलिंग या थेरेपी के थ्रू, और उसके बाद मेडिकेशन ऐड हो जाती है, सो वो ज़्यादा बेहतर है। एंड इट्स नॉट लाइक कि आप मेडिसिन लेंगे तो आप डिपेंडेंट हो जाएंगे और फिर सारी ज़िंदगी उस तरह से रहेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप मैनेज करना होता है। जैसे जो लोग डायबिटिक हैं, उन्होंने मैनेज करना है। ऐसा नहीं होगा कि ज़िंदगी में मतलब उनको एक ख़ास लाइफ़स्टाइल भी करना है, लेकिन एक मिनिमम लेवल ऑफ़ मेडिसिन्स है जो उनकी रूटीन का हिस्सा रहेगा। सो कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ इस तरह के हैं जिसके अंदर नीड बेस आपको मेडिसिन देनी पड़ेगी, एंड इट्स मेडिसिन इज़ नॉट कि उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट। अब आप साइड इफ़ेक्ट पे जाएँ तो हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट है। हम जो खाना खा रहे होते हैं उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन वो आपको बेहतर फ़ील कराने के लिए, लेकिन स्टिग्मा इतना अटैच्ड है उसके साथ कि अगर आप मेडिसिन लेंगे तो आप डिपेंडेंट हो जाएँगे, मेडिसिन नहीं लेनी, आपकी अपनी विल पावर होनी चाहिए। सो समटाइम्स आपकी अपनी विल पावर होती है, लेकिन आपको एक सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है। वो सपोर्ट चाहे आपको कोई इंडिविजुअल सपोर्ट है, वो फैमिली सपोर्ट है, वो मेडिकेशन की सपोर्ट है, या वो लाइफस्टाइल की सपोर्ट है, वो सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है। और जो आपने बात की कि अगर प्रोलॉन्ग डिप्रेशन हो दैट कैन लीड टू सुसाइड एज वेल, एंड आई थिंक कि आजकल खास तौर पे लॉट ऑफ यंगस्टर्स दे डू फेस अ लॉट ऑफ डिप्रेशन के जो इश्यूज हैं, और इजीली एक्सेप्टेबिलिटी जो है पेरेंट्स की, बिकॉज दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स के टू हेल्प देम गेट ट्रीटेड। तो वो डिपेंडेंस भी होती है, एंड देन पेरेंट्स की जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है ऑफ दिस फैक्ट दैट दे आर फेसिंग एनी साइकोलॉजिकल चैलेंजेस, वो भी इजीली नहीं होती है। तो व्हाट should somebody do when they're facing these challenges? उनके लिए if they want to take any step, what exactly should they do to avoid extreme measures? लेकिन सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी भी इंसान को डिप्रेस फील करा रही हैं, परेशान फील करा रही हैं, उदास फील करा रही हैं। जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं, या जिस तरह से मैं अगर आपको अपना हेल्पलाइन का एक्सपीरियंस भी बताऊँ, समटाइम्स पीपल कॉल, और वो फॉर द फैमिली इट्स नॉट अ बिग इशू, बिकॉज फैमिली के लिए आपका परेशान होना शायद मैटर नहीं करता। अच्छा, हर कोई परेशान होता है, बट फॉर दैट इंडिविजुअल दैट्स अ वेरी बिग इशू। और अगर वो राइट टाइमली सपोर्ट नहीं मिलती, अब काउंसलिंग में भी हम स्किल सिखाते हैं। अब स्किल क्या सिखाई जाती है कि अगर आपको एक ख़ास सिचुएशन के अंदर कोई चीज़ ट्रिगर कर रही है, तो उस ख़ास सिचुएशन के अंदर डील किस तरह से करना है। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताऊँगी, जितना मेरा एक्सपीरियंस है हेल्पलाइन में काम करने का या साइकोलॉजिस्ट, आई थिंक अराउंड 70% लोगों की ये होता है कि ये सोच मुझे डिस्टर्ब करती है। आप मुझे कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि कोई ऐसा तरीका बताएँ कि मुझे सोच आना बंद हो जाए। Yeah. अब सोच आने इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, उसको आप रोक नहीं सकते। सोच तो किसी टाइम पे भी किसी इंसान को आ सकती है। अब उस सोच को डील कैसे करना है, उस सोच के रिज़ल्ट में जो फीलिंग्स हैं या जो इमोशंस हैं, उसको कैसे डील करना है, दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो वो वाली मतलब वो अवेयरनेस उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होती। इट कैन बी वेरी नॉर्मल थिंग। हो सकता है एक ही सिचुएशन में 2 बच्चे हैं, पेरेंट्स एक ही तरह से दोनों बच्चों को डाँट अगर देते हैं, तो एक को बिल्कुल वो चीज़ बॉदर ना करे, दूसरे के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा हो। और जो रीसेंट ट्रेंड होते हैं उसमें हमें लगता है कि सुसाइड की कोई एक रीज़न है, उस वजह से इतना डिप्रेशन में चला गया बंदा। लेकिन रिसर्चेस इस बात को प्रूव करती हैं, इट्स नॉट वन टाइम इंसिडेंट। Okay. इट्स अ सीरीज़ ऑफ एक्सपीरियंसेस जो कि लाइक इफ आई ऑलवेज़ गिव एग्ज़ाम्पल ऑफ ग्लास इन माय ट्रेनिंग्स के हर इंसान के अंदर बर्दाश्त करने की कैपेसिटी, ये हर इंसान के अंदर डिफरेंट है, और वो इट्स लाइक अ गिलास, कुछ बड़े शेप के होते हैं, कुछ कम शेप के होते हैं, कुछ में पानी ज़्यादा आता है, कुछ कम आता है। सो अगर वो गिलास भरता जा रहा है एंड देन ओनली वन इंसिडेंट, जब वो टिप पे आएगा तो वो पानी छलकेगा ही। Right. सो अगर आप उस चीज़ को ट्रीट नहीं कर पा रहे, आप उस पे बात नहीं कर, उस गिलास को साथ-साथ खाली नहीं कर पा रहे हैं। अब कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिसमें गिलास खाली नहीं होता। अ, आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, आप वॉक पे जा रहे हैं, क्योंकि वो आपकी सोचें आपकी भरी हुई हैं अंदर, वो प्रोसेस नहीं हो रही। जब तक आप उस सोच को प्रोसेस नहीं करेंगे, आप मज़ीद चीज़ें उसके अंदर नहीं ऐड कर सकेंगे। सो जितने भी सुसाइड के केसेज़ हैं, उसमें अगर आप डॉक्टर मुराद मूसा का बहुत ज़्यादा काम है सुसाइड के हवाले से पाकिस्तान के अंदर भी। सो उनकी जो जितनी रिसर्चेस हैं उसमें, और वो क्योंकि इसके हवाले से मैंने उनके बहुत ज़्यादा लेक्चर्स वगैरह अटेंड भी किए हैं। सो उसमें वो यही चीज़ एक्सप्लेन करते हैं कि पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एंड द पर्सन हु इज़ गोइंग टू कमिट सुसाइड, वो आपको ऐसे
साइन एंड सिम्टम्स देता है, एंड वी आर लाइक अच्छा टेंशन सीख करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए सही कि मैं अपना आप ख़त्म कर लूँगा. सो इट्स नॉट ट्रू. उसके पीछे एक सीरीज ऑफ स्ट्रेसर्स होते हैं, जिसके बाद फिर देन यू नीड जस्ट वन मोमेंट टू एंड योर लाइफ. इट्स नॉट ईजी टू लाइक एंड अ पर्सनस लाइफ. सो उसके पीछे अगर आप प्रोलॉन्ग एक चीज़ चलती है, देन इट्स हैपन. That's really alarming, and I think there is a need for more awareness on this thing. अवेयरनेस भी है, एंड आई थिंक जो सबसे बड़ा इशू है वो ये कि हमारे यहाँ क्वालिटी सर्विसेज का भी है. सो क्योंकि हम काफ़ी अरसे से इस चीज़ के एडवोकेसी भी करते हैं कि साइकोलॉजिकल सर्विसेज, जो हम साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर आप डॉक्टर्स का देखें, कोई ना कोई काउंसिल होती है जिससे आप रजिस्टर होते हैं, आप लाइसेंस्ड होते हैं, आप सर्विसेज देते हैं. अब दोज हु आर लाइक फ्रेश ग्रेजुएट्स, दे आर प्रोवाइडिंग काउंसलिंग्स. इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा बहुत सारे यंग साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. दैट्स नॉट बैड. लेकिन जो उसका प्रोसेस होता है कि लाइक हमारी अगर हेल्पलाइन है या हम साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उसका सुपरविजन का प्रोसेस होता है. राइट. अब सुपरविजन के भी दो पर्पसेस होते हैं. एक ये कि आप जो जिस तरीके से किसी केस को डील कर रहे हैं, क्या आप ठीक तरीके से डील कर रहे हैं, क्या और चीज़ें की जा सकती हैं. सेकेंडली, हम भी बहुत सी दफ़ा एक ख़ास ट्रैक पे ही चलना शुरू हो जाते हैं. समटाइम्स काउंसलर्स का अपना बर्नआउट भी होता है, अपनी पर्सनल चीज़ें बीच में आना शुरू हो जाती हैं. सो वो एक चेक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो जब ये कोई इंसान कोई इशू को लेके किसी ऐसे साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है जो कि क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, सो वहाँ पर इशू ये आता है कि आप एक दफ़ा जाएंगे, ठीक है, हो गया. दूसरी दफ़ा, थर्ड टाइम यू विल फील लाइक दीज सर्विसेज आर नॉट हेल्पफुल, और काउंसलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. राइट. जो कि फिर ओवरऑल जो काउंसलिंग सर्विसेज है उसको इम्पैक्ट करती हैं. और काउंसलिंग के लिए इज इट नेसेसरी दैट यू गो टू अ प्रोफेशनल, या इफ यू टॉक टू अ फ्रेंड, और या अपने किसी फैमिली मेंबर से भी अगर आप उनसे बात कर रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली लाइक मे बी टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन थिंग एंड हाउ यू फीलिंग अबाउट इट, वो थोड़ा सा इट helps you to relieve a little. So when it comes to mediums of counseling or therapies, उसमें क्या options available होते हैं? काउंसलिंग प्रोफेशनल्स ही करते हैं. फैमिली मेम्बर्स, इवन हमारे एथिक्स के अंदर इट्स इंक्लूडेड कि हम किसी फैमिली मेम्बर की काउंसलिंग नहीं कर सकते. द रीज़न क्योंकि वहाँ पे आपके इमोशंस आ जाते हैं, फिर आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है, आप उस हिसाब से उसको लेके चल रहे होते हैं. जो फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स करते हैं, दैट्स वी कॉल द सपोर्ट, द सोशल सपोर्ट वी हैव. या अगर कोई भी फॉर एग्जांपल स्ट्रेस है, उसको डील करने के लिए आपके लिए वो फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है. तो फैमिली या फ्रेंड्स आपको वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. लेकिन जिसको आप प्रोफेशनल काउंसलिंग की बात करते हैं, उसके लिए यू हैव टू गो टू अ प्रोफेशनल, और वो आप किसी प्रोफेशनल के साथ ही कर रहे होते हैं. अब कुछ तरीके होते हैं जो कि काउंसलिंग में, जैसे मैंने कहा, अगर एंगर मैनेजमेंट की बात करते हैं आप, या रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, सो उसमें आपको एडवाइस या टिप फैमिली या फ्रेंड्स ज़रूर दे सकते हैं. लेकिन अगर आप उसको कहते हो ना कि प्रॉपर्ली कोई सेशन हो जहाँ पर आप खुलकर बात कर सकें, एंड देन जनरली भी जैसे लोग हमें जानते हैं और फिर समटाइम्स दे कम कि अच्छा ये इशू है, और हम कहते हैं कि हम इस पे प्रॉपर्ली बैठ के सेशन करेंगे. क्योंकि चलते फिरते काउंसलिंग नहीं होती, चलते फिरते एडवाइस ज़रूर हो सकती है, एक दूसरे को सपोर्ट ज़रूर दी जा सकती है. लेकिन जो काउंसलिंग होती है उसमें फिर वो फोकस्ड होती है, फिर आप उसकी ओनरशिप भी लेते हैं, उसमें आप वो रिफ्लेक्टिव प्रोसेस भी होता है, उसमें आप अपनी इनसाइट जो है वो भी डेवलप होती है. फिर आप खुद के हवाले से भी अवेयर होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस उसका इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती है. देन इट्स नॉट कि आप एडवाइस ले रहे हैं किसी दूसरे से और बस चलते फिरते एडवाइस मिल गई. उसमें फिर आप जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए आप खुद भी एक स्टेप आगे लेते हैं, और आपको लगता है अच्छा क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, उनमें कौन से वर्केबल ऑप्शन है, कौन से वर्केबल ऑप्शंस नहीं है. सो बेसिकली वो प्रोसेस से गुजरना बहुत ज़रूरी होता है. अदरवाइज जो फैमिली और फ्रेंड्स जिसको हम कहते हैं कि काउंसलिंग कर रहे हैं, दैट्स मोर लाइक एडवाइस एंड सजेशन एंड फैमिली सपोर्ट. राइट. और जो काउंसलिंग, अगर इफ़ यू गो टू प्रोफेशनल, तो उसमें ज़ाहिर है फेस टू फेस काउंसलिंग भी शामिल है, एंड देन you guys have been working on the psychological support through helplines as well. तो उसके बारे में कुछ बताएं. हम हेल्पलाइन के थ्रू भी करते हैं, हम ईमेल के थ्रू भी करते हैं, हम इन पर्सन भी करते हैं, और अब हम ऑनलाइन भी काउंसलिंग जो है लाइक जूम, और जब से कोविड आया उसके बाद तो वो काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं. सो काउंसलिंग के कोई भी मीडियम्स हो सकते हैं. सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ऑफ कोर्स इन पर्सन होती है क्योंकि फेस टू फेस हो रही है. लेकिन अगर फेस टू फेस के लिए पीपल आर नॉट विलिंग या नहीं इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल, एक ज़माना था हम लेटर के ज़रिए भी काउंसलिंग कर रहे थे. कोई भी मीडियम हो, काउंसलिंग इज़ इफेक्टिव क्योंकि आप बेसिकली तो वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं.
सो हम हेल्पलाइन के थ्रू करते हैं और बहुत सारी हेल्पलाइंस पाकिस्तान के में अंदर स्टार्ट हुई। हम क्योंकि लास्ट 21 ईयर्स से हमारी हेल्पलाइन काम कर रही है, सो बाकी हेल्पलाइंस भी हैं जो कि इस इशू के हवाले से बात करें तो मीडियम्स कैन बी डिफरेंट। हाँ, बट जनरली इट्स अ 45 मिनट्स ऑन एवरेज 45 मिनट सेशन जिसके अंदर यू आर इंटरेक्टिंग विद योर काउंसलर। और काउंसलिंग के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, काउंसलिंग उस टाइम स्टार्ट होती है जब ए पर्सन विलिंग हो। राइट। सो आई कांट से कि माई मदर, माई ब्रदर, माई फादर, माई सन, माई डॉटर, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। जब तक वो खुद उस प्रोसेस को ओन नहीं करेंगे, काउंसलिंग वोंट वर्क। सो आप किसी दूसरे को तो नहीं बदल सकते जब तक वो खुद ना बदलना चाहे। तो फिर काउंसलिंग प्रोसेस के लिए उस पर्सन का विलिंग होना बहुत ज़रूरी है। I remember like once I recommended somebody to go to a psychologist because like I thought that I'd heard a lot from that person. तो जब उन्होंने वो साइकोलॉजिस्ट से बात की तो द साइकोलॉजिस्ट गॉट बैक टू मी और उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पूछा कि व्हाई डू यू फील द नीड फॉर थेरेपी, तो उन्होंने कहा कि बिकॉज माई फ्रेंड हैज सजेस्टेड मी कि तुम साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ। तो आई थिंक दैट्स अ वैलिड पॉइंट कि अनटिल अनलेस अगर आपको खुद ज़रूरत महसूस नहीं हो रही दैट यू नीड एनी चेंज, तो नोबडी कैन चेंज यू। समटाइम पेरेंट्स कॉल करते हैं और फिर वो बच्चा साथ बिठा के कहते हैं मेरे बच्चे से बात कर रहे हैं। अब उस टाइम पे लाइक काउंसलिंग प्रोसेस उस तरीके से इनिशिएट नहीं हो सकता है। आप किसी को सामने बिठा के फोर्स्ड काउंसलिंग नहीं कर सकते until and unless the person is willing कि वो उस प्रोसेस में आना चाहते हैं, क्योंकि इफेक्टिव भी तभी होगा ना, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें थॉट से जुड़ी हुई हैं। अगर आपकी थॉट्स हैं तो वो आपसे बेहतर तो कोई दूसरा पर्सन नहीं जानेगा। सो इसीलिए हम कहते हैं कि फिर ऑनरशिप भी आती है, काउंसलिंग वर्क भी तभी करती है जब आप खुद उस प्रोसेस को ओन करते हैं। और जो ये हेल्पलाइंस ऑपरेट कर रही हैं पाकिस्तान में, क्या इसमें आमतौर पे स्पेशली लाइक रोज़न में क्या जो काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आर दे लाइक क्वालिफाइड काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट्स? इसके बारे में कुछ बताएं। जो हमारी हेल्पलाइन है इसमें वी हैव साइकोलॉजिस्ट, और हमारा जो फोकस है वो लाइक हम जब काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं तो उसमें हम क्वालिटी को, हमारी वी हैव सिस्टम्स एंड प्रोटोकॉल, और उसमें हम क्वालिटी को ज़रूर इंश्योर करते हैं। लाइक अगर कोई काउंसलर ज्वाइन करता है हमें एज अ काउंसलर, मे बी उनका एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का हो, 12 ईयर्स का हो, लेकिन हमारा एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को गुजरने के बाद वो कॉल्स लेना शुरू करेंगे। सो हम कुछ रोल प्लेस करते हैं, हम कॉल लिसनिंग भी करते हैं, हम कुछ रीडिंग मीटिंग्स भी करते हैं, सो दैट जो काउंसलिंग रोज़न के प्लेटफॉर्म से जा रही है, क्योंकि वी डोंट नो कि अगला पर्सन उसको रिकॉर्ड कर रहा है, वी डोंट नो कि उसको किस तरीके से लिया जा रहा है, या इवन जब हम ईमेल काउंसलिंग करते हैं वो वर्ड किस तरीके से परसीव किया जा रहा है। सो हमारा वी डू प्रोवाइड काउंसलिंग, लेकिन हमारा काउंसलिंग प्रोवाइड करने के साथ साथ क्वालिटी पे भी बहुत ज़्यादा फोकस होता है। हम बहुत ज़्यादा प्रमोशन इसलिए भी नहीं कर रहे होते कि अगर बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे फिर कॉल्स आएंगी फिर उनको हम ह्यूमन रिसोर्स भी हमारे पास उतना होना चाहिए कि फिर उन कॉल्स को डील कर सके। और अगर आप प्रमोट कर रहे हैं और आपके पास उतना ह्यूमन रिसोर्स नहीं है और फिर आप क्वालिटी सर्विसेज नहीं दे पा रहे, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट भी नहीं करते, बट वी फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। I remember like COVID days में during the lockdowns, we ran that campaign, Yes. and I remember getting to know कि you did receive the required number of calls on the helpline. So when there is an overflow of calls, तो like how do you manage otherwise? जो आप कोविड की बात कर रहे हैं उसमें भी हमारा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये रहा कि हमने रमज़ान ट्रांसमिशन में अनाउंस कर दिया कि ये हेल्पलाइन है, यू रिमेंबर वो हमने उस तरीके से किया था, और उसके रिजल्ट में हमें कॉल्स आना शुरू हो गई, और हमें कॉल्स आई थाउजेंड्स में, जबकि वी हैड लाइक 7 काउंसलर उस टाइम। तो हमने उसको ये डील किया कि हम सिर्फ उनको कॉल लेंगे ताकि उनको ये पता चले इस तरह की सर्विस है, एंड देन वी विल रेफर टू द अदर नंबर। वो हमने उस तरह से सिस्टम बनाया था। सो ओवरफ्लो के अंदर ये है कि हम इस चीज़ को ज़रूर करते हैं कि एक कॉल से दूसरी कॉल के बीच में थोड़ा सा टाइम हो, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत हैप्पीली कॉल्स हमें उस तरीके से नहीं आते। लोग अपनी परेशानियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। समटाइम्स जब कोई सुसाइड के हवाले से कॉल आती है, डोमेस्टिक वायलेंस की कॉल आती है, सो उसके बाद जो कॉल ले रहा होता है उसको भी टाइम चाहिए होता है टू अटेंड एन अदर कॉल। सो ट्राई कि एक कॉल से दूसरी कॉल के बीच में थोड़ा सा ब्रेक टाइम हो, और वी हैव लाइक काउंसलर्स अवेलेबल। और अगर काउंसलर ये भी होता है कि अच्छा अगर काउंसलर अवेलेबल नहीं है या इस टाइम सारे कॉल्स पे मौजूद हैं, तो फिर हम एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हमारी टोल फ्री हेल्पलाइन है। सो जैसे मैंने पहले कहा, हम बहुत ज़्यादा प्रमोशन उस तरह से अगर आपने देखा होगा हमारी हेल्पलाइन की, हम बहुत एक्टिवली प्रमोट नहीं कर रहे होते। द रीज़न इज़ कि फिर हमारे पास उतना ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। समटाइम्स हमें बहुत ज़्यादा कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। कोई किसी सेमिनार के अंदर हमारा नंबर अगर बता देता है, या कोई किसी प्रोग्राम के अंदर है और उसने हमारी हेल्पलाइन का नंबर दे दिया है,
सो हमें ऑल ऑफ सडन कॉल्स आना शुरू हो जाती है। उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि फिर हम 2 लेवल पे उसको रखें। एक रिसेप्शन पर हम इन्फॉर्म, पीपल समटाइम्स कॉल जस्ट टू चेक कि ये हेल्पलाइन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। सो जब हमने कोविड में कैंपेन की थी, जो हमारी टीवी पे कैंपेन चली थी पीटीवी के साथ, सो उस कैंपेन के रिजल्ट में हमें आज भी कॉल्स आ रही होती हैं। तो दे वेरीफाइड इट कि हेल्पलाइन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। सो वन स्टेज इज कि वो वेरीफाई कर लिया, रिसेप्शन पर हमारे काउंसलर्स मौजूद नहीं होते। रिसेप्शन पे नॉर्मली हम रिसेप्शन का स्टाफ डिफरेंट होता है। सो रिसेप्शन पे दे गेट द एंडोर्समेंट के इस तरह की हेल्पलाइन है जो कि ये सर्विसेज देती हैं। एंड इफ़ दे नीड काउंसलिंग एट दैट टाइम, फिर हमारे पास काउंसलर्स मौजूद होते हैं। एंड समटाइम्स जैसे रोज़न में देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट, तो अगर हमें लगे कि कमी होगी है साइकोलॉजिस्ट की, तो फिर बाकी जो साइकोलॉजिस्ट हैं हम उनको भी ऑन बोर्ड ले लेते हैं। रोज़न की जो हेल्पलाइन है इसको तकरीबन 21 साल हो चुके हुए हैं सर्विस में, तो अभी तक आई एम श्योर आपके पास काफ़ी डेटाबेस बन चुका होगा pertaining to what sort of issues people face, और जो भी उनकी रेमेडीज की तरफ बाद में आते हैं, लेकिन किस किस्म की आपको आमतौर पे कॉल्स मौसूल होती हैं? ओके, सो अगर मैं आपको रीसेंट डाटा एनालिसिस जो हमारा उसका बताऊं, नॉट ओनली आर हेल्पलाइन, लेकिन जितनी हेल्पलाइंस के साथ काम किया है पिछले 3 से 4 सालों के अंदर, 17 टू 29 के जो एज ब्रैकेट है, दैट्स लाइक दैट अप्रोच मोर टू हेल्पलाइंस। ये एज ब्रैकेट ज़्यादा हेल्पलाइंस पे कॉल करता है। अगर हम अपनी हेल्पलाइन की बात करें तो ऑफ कोर्स पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर आप एक्सेस की बात करते हैं तो वहाँ से हमें कॉल ज़्यादा आती हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से भी बड़ा एरिया है, रिसोर्सेज के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं, मोबाइल्स की ओनरशिप या मोबाइल सिम्स की जो ओनरशिप है वो भी आपको पंजाब में ज़्यादा मिलती है। लेकिन हमें अदर प्रोविंसेस से भी कॉल्स आती हैं, लेकिन ज़्यादा अगर हम कहें तो पंजाब से आती हैं। जो हमारे सोर्सेज हैं, इंटरेस्टिंगली उसमें जो टॉप 3 पे अगर हम बात करते हैं तो आजकल सोशल मीडिया है, इससे पहले रेडियो था, उससे पहले जब रोशन पाकिस्तान में था तो टीवी था हमारा, कोविड में भी टीवी था क्योंकि टीवी पे हमने प्रमोशन जो है ज़्यादा की थी। लेकिन जो प्रोफेशनल्स और फ्रेंड्स फैमिली है, ये टॉप 3 के अंदर आता है, विच इंडिकेट्स कि जिन्होंने ये सर्विस ली है या वो सर्विस से सेटिस्फाइड हैं तो वो आगे रेफ़र कर रहे हैं। सिमिलरली अब प्रोफेशनल्स का ज़्यादा होता जा रहा है कि प्रोफेशनल्स हमारी हेल्पलाइन की तरफ जो है वो लोगों को रेफ़र करते हैं। बाय प्रोफेशनल यू मीन कि जो लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं? बाय प्रोफेशनल जो लोग साइकियाट्रिस्ट हैं, जो लोग डॉक्टर्स हैं, वो रेफर करते हैं। सो वी हैव अ 2 वे रेफरल सिस्टम ना। एक हम भी लोगों को, हम भी जैसे लगता है कि अब इनको मेडिकेशन की ज़रूरत है तो हम जो हमारे अवेलेबल रेफरल्स होते हैं हम रेफ़र कर रहे होते हैं। जहाँ तक इश्यूज़ की बात है तो वो हमेशा ही अगर आप देखें तो डिप्रेशन और एंजाइटी एग्जिस्ट करेगा, लो सेल्फ इस्टीम है, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं। सो ये टॉप पर ही ज़्यादातर टॉप पे इसी तरीके से आते हैं। फिर अगर आप उसकी डिटेल्स के अंदर जाते हैं तो फिर अगर हम रिसेंट की बात करें तो ये कोविड से हमने अपने इसके अंदर जीबीवी की कैटेगरी भी ऐड की है। सो क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से बहुत सारी कॉल्स आती हैं जिन्होंने कोई सर्विसेज सीख नहीं करनी होती हैं, लेकिन हमारे पास उस तरह से डाटा नहीं था कि जेंडर बेस्ड वायलेंस की कितनी कॉल्स हमें रिसीव हो रही हैं। सो पिछले 3 सालों से हम उसका रिकॉर्ड भी रख रहे हैं। सो वो जीबीवी की जो कॉल्स हैं दैट्स अ रीसेंट ट्रेंड, और उसमें भी दोनों तरह से कॉल्स आती हैं। एक वो कि जो कि ख़वातीन हमें ख़ुद कॉल करती हैं, और फिर हमारे पास वो डाटा भी है जहाँ पर मेल मेंबर ऑफ़ द फैमिली या मेल मेंबर जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ वुमेन जो है वो हमें अप्रोच कर रहे होते हैं। सो लाइक दीज आर अ फ्यू ग्लिम्प्स। So generally जब आपको कोई ऐसी कॉल मौसूल होती है जिसमें लेट्स से इफ समबडी वांट्स टू कमिट सुसाइड या कोई शदीद डिप्रेशन के इश्यूज हैं, तो क्या लाइक जनरली आप लोग किस तरह से इसको डील करते हैं? देखिए, अगर कोई सुसाइड की कॉल आती है ना, अगर कोई कॉल करके कह रहा है कि आई वांट टू कमिट सुसाइड, उसके भी स्टेजेस होती हैं। सुसाइड का समटाइम्स लोग सिर्फ सोचते हैं, उन्होंने प्लान नहीं किया होता, उसको हम डिफरेंट तरीके से लेके चल रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने प्लान कर लिया होता है कि वो सुसाइड किस तरीके से जो है वो कमिट करेंगे, तो वो सेकंड स्टेज पे आता है। उसको हम लाइक अर्जेंसी के हिसाब से अगर हम देखें तो टॉप पे आता है। समटाइम्स लोगों ने प्रीवियस अटेम्प्ट की होती है। और रिसर्चेस इस बात को प्रूव करती हैं कि जिन्होंने प्रीवियस अटेम्प्ट की हो तो वो सेकंड अटेम्प्ट करने मतलब वो सेकंड अटेम्प्ट भी करते हैं।
लेकिन जो भी पर्सन अगर कॉल करके ये कह रहा है कि मैं सुसाइड करना प्लान किया या करना चाह रहा हूँ, विच इज़ अ क्लियर इंडिकेटर कि वो आपको हेल्प के लिए कॉल कर रहा है। अच्छा। सो उस टाइम पर उसको हेल्प प्रोवाइड करना। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जैसे हम जर्नल ट्रेनिंग्स के अंदर भी डिस्कशन करते हैं कि अगर कोई पर्सन ये कहेगा कि सुसाइड है और आप उसको कैसे डील करेंगे, तो होता है नहीं, हम उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल और ये जो है वो ठीक नहीं है, इस तरह से। सो एक पर्सन जो कि अब सुसाइड का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिप्रेशन की वजह से, डिप्रेशन में आपकी सैडनेस है, आपकी होपलेसनेस है। जो पर्सन सैड भी है, होपलेसनेस भी है, उसका ज़िंदगी में इंटरेस्ट भी नहीं है, तो आप जितना भी उसको ब्यूटीफुल पिक्चर दिखाएंगे वो शायद उस टाइम पे वर्क ना करे। उस टाइम उस द पर्सन वांट टू लिसन कि मैं जिस प्रोसेस से गुजर रहा हूँ, मेरी ये फीलिंग ठीक है और ये पेनफुल प्रोसेस है। तो वो जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट उस टाइम पे रिक्वायर्ड होती है, एम्पैथेटिक एटीट्यूड जो रिक्वायर्ड होता है, वो काउंसलर्स की तरफ से अगर मिल जाए तो वो कॉल इंगेज्ड रहती है और फिर आप उस तरह से जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या बात कर रहे हैं, एंड देन फिर हम उसको डिफरेंट तरीके से कॉल को डील करते हैं। समटाइम्स ये है कि वो कॉल, जैसे मैंने कहा 45 मिनट्स का होता है, समटाइम्स कॉल लंबी भी चली जाती है। उसके बाद फिर वैसे हमारा वंस इन अ वीक आप बात करते हैं, लेकिन अगर इस तरह से हो तो फिर हम वीक में 2-3 दफ़ा भी बात कर रहे होते हैं, दैट्स नीड बेस्ड। तो देन वी बिकम मोर फ्लेक्सिबल, क्योंकि इशू इस तरह का है जिस पे एक पर्सन की लाइफ एट रिस्क है। राइट। लेकिन जब आपको फॉर एग्जांपल कॉल के दौरान जब आपको पता है कि अगर इफ समबडी वांट्स टू कमिट अ सुसाइड, तो फॉर मी एज अ ले पर्सन दैट अलार्म्स बेल्स के लाइक समबडी नीड्स टू नो दैट। तो क्या आप कोशिश करते हैं टू रीच आउट टू देयर फैमिली या उनके साथ कोई फॉलो अप कॉल्स करते हैं इस तरह की सिचुएशन में? देखिए, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती हैं जहाँ पर फिर वी नीड टू डिस्कस एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि हमें किस तरह से चल करना है। अब जो कॉल्स, क्योंकि हम कॉन्फिडेंशियलिटी पे बिलीव करते हैं, अब जो पर्सन हमें कॉल कर रहा है हम कॉल बैक नहीं करते। सो जो पर्सन हमें कॉल कर रहा है और अगर वो हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर रहा है, सो हमारे पास उसका नंबर भी नहीं है कि हम उसको कॉल बैक करें। लेकिन जो एक जितने भी हमने अभी तक केसेस डील किए हैं, उस टाइम जो नीड है ना, वो ये कि कोई सुने और कोई समझे कि मैं तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ या गुज़र रहा हूँ। और अगर आपको वो सपोर्ट मिल जाती है और आप उस टाइम पे कॉलर को एंगेज रखते हैं अपने साथ, सो वो वाली देन फिर आप जब उसकी डील करने के तरीकों पे आते हैं, तो वहाँ पर फिर फैमिली सपोर्ट भी आती है। इज़ देयर एनी फैमिली मेंबर, इज़ देयर एनी फ्रेंड जिसको आप बता सकते हैं कि आप इस प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। समटाइम्स लोगों के लिए कम्युनिकेट करना मुश्किल होता है। सो देन विद देयर कंसेंट वी आस्क कि अगर हम आपके बिहाफ पे इस तरह से बात कर लें। सो वो वाली चीज़ें, बट दैट डिपेंड्स केस टू केस कि उस केस की सिचुएशन क्या है। लेकिन मोस्टली ये है कि अगर कोई किसी ने सुसाइड प्लान भी की हुई है और अगर वो कॉल कर रहा है और अगर आप उस कॉल में उसको अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो एक तकलीफ़ से गुज़र रहा है या गुज़र रही है, तो फिर आप उस टाइम पे पर्सन के लिए एक रैपो बिल्डिंग भी होती है और फिर पर्सन ट्रस्ट भी करता है और फिर लाइक इंगेज रखते हैं आप उसको, एंड देन यू एक्सप्लेन इस प्रोसेस के अंदर कि किस तरह से थॉट्स आती हैं, फिर आप कैसे डील कर सकते हैं, एंड ऑल दैट। राइट। और व्हेन इट कम्स टू सपोर्ट सिस्टम, जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है, कोई फैमिली मेंबर है, और अगर वो आपके पास आता है और वो आपसे शेयर करने की कोशिश करता है कि उसको सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं, तो जनरली व्हाट डू यू रिकमेंड टू पीपल कि वो इस तरह की सिचुएशन में उस शख्स को किस तरह से डील करें? देखिए, हम जर्नली हमें ये लगता है कि अगर कोई कह रहा है कि वो सुसाइड कर लेगा, तो उसने करनी नहीं है। वो अच्छा। सिर्फ मतलब हम नहीं, एज अ सोसाइटी हमें लगता है कि इट्स जस्ट अ थॉट। लेकिन अगर कोई बंदा ये बात कर भी रहा है ना, सो वी नीड टू लाइक पॉज एंड वी नीड टू टॉक कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सोच आ रही है? क्या प्लान हुआ है? क्या प्लानिंग की हुई है? और कभी-कभी आपको बिहेवियर से भी पता चलता है, क्योंकि जैसे सुसाइड जो लोग प्लान कर रहे होते हैं सुसाइड, सो समटाइम्स वार्निंग साइंस होते हैं, उनके बिहेवियर में चेंज आ जाता है। समटाइम वो अपनी चीज़ें लोगों को देना शुरू कर देते हैं कि अच्छा मैंने ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, इस तरह से। सो आपको कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जो कि मिलना शुरू हो जाते हैं। सो अगर आप उसको डील नहीं करते या उसको ट्रीट नहीं करते, समटाइम्स अगर कोई किसी को सुन रहा है या इम्पोर्टेंस दे रहा है या वैल्यूड फील करा रहा है, सो सिंपल इतना एक्शन भी जो है वो काफ़ी होता है। सो फैमिली सपोर्ट में उस चीज़ को, उसके पीछे रीज़न क्या है उसको समझना ज़रूरी है कि ऐसी फीलिंग आ क्यों रही है, या उस फीलिंग पे बात करना ज़रूरी है। एक और जो प्रॉब्लम है वो ये कि हमें लगता है कि अगर हम सुसाइड पे बात करेंगे, इसका मतलब है कि हम उसको एक आइडिया दे रहे हैं। राइट।
तो हो सकता है कि वो इग्नोर कर दे, लेकिन हम बात करेंगे तो ये उसको प्रमोट करेगा कि अच्छा वो सुसाइड कमिट कर ले। तो सुसाइड पे बात नहीं करनी चाहिए, बाकी हर टॉपिक पे बात कर लें। अगेन रिसर्चेस इस बात को प्रूव करती हैं समेत कि अगर आप सुसाइड को वो इग्नोर करेंगे और उसका वर्ड पे उस पर बात नहीं करेंगे, और अगर आपको लग रहा है कि ये एक इशू है तो उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। आप उस पर बात करेंगे तो उससे लाइक इट्स नॉट एन इंडिकेटर कि अगर किसी से आप बात करेंगे सुसाइड के हवाले से, और अगर किसी ने कहा है कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, सो उससे ये बात करना ज़रूरी है कि क्या उसने ये सिर्फ सोच आ रही है या प्लान किया हुआ है। अगर प्लान किया तो किस तरह से प्लान किया। जिन लोगों ने प्लान किया है अगर, एंड एज अ फैमिली एंड फ्रेंड मेम्बर, जिनसे इट्स इम्पॉर्टेंट कि जिस तरह से प्लान किया है तो जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं या ऐसी चीज़ें जिससे इंसान अपने आप को हार्म पहुंचा सके, वो उस टाइम वो इजीली अवेलेबल ना हो। राइट। इसी तरह से कुछ कोई ना कोई पर्सन अराउंड रहे, कोई ना कोई चेक इन करता रहे कि कैसा फील कर रहे हैं, क्या हो रहा है। लाइक कोई सोशल सपोर्ट उस तरह से रहे कि द पर्सन इज़ गोइंग आउट, सिर्फ घर के अंदर उस तरह से रिस्ट्रिक्टेड ना रहे, बाहर घूमने फिरने चले गए या उस तरह से, या जो उसके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं वो उसके साथ हो रही हों। सो दीज आर द लिटिल एक्शंस और लिटिल थिंग्स व्हिच हेल्प्स अ लॉट। और आमतौर पे जब कोई इफ समबडी रीचेस यू आउट और आपसे इस तरह की कोई चीज़ शेयर करता है, तो व्हाट एग्जैक्टली शुड यू रिकमेंड देम टू सीक फॉर हेल्प इमीडिएटली? देखिए, जो सबसे पहली चीज़ है ना, वो ये कि उसको वैल्यूड फील कराएं। वट एवर इज गोइंग ही और शी इज़ गोइंग थ्रू मस्ट बी डिफ़िकल्ट फॉर द पर्सन, इसीलिए उस तरह से है। जो चीज़ नहीं करनी वो ये कि ऐसा मत सोचो लाइफ ब्यूटीफुल या है, खुदकुशी हराम है और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि एक पर्सन जिस प्रोसेस से गुजर रहा है, अगर आप उसकी तकलीफ नहीं समझ पा रहे, सो उस टाइम पर उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि उसकी तकलीफ समझे कोई। जो उसकी तकलीफ समझेगा उसके साथ वो कनेक्ट करेगा। जो उसकी तकलीफ लगेगा कि अच्छा ये मेरी तकलीफ ही नहीं समझ पा रहे, सो उसके साथ वो कनेक्शन उस तरीके से नहीं बनता। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि उसको उस टाइम पे वैल्यूड फील कराया जाए, इंडोर्स किया जाए उस तकलीफ को जो जिस तकलीफ से पर्सन गुजर रहा है। कमिंग बैक टू हेल्पलाइन, कि जब आपको थेरेपी के दौरान या काउंसलिंग के दौरान ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं जो जिनकी सुसाइडल थॉट्स हैं, तो क्या हेल्पलाइन में भी डू यू रिकमेंड मेडिकेशन? हम खुद नहीं, हम रेफ़र ज़रूर करते हैं। अच्छा। हम साइको एजुकेट ज़रूर करते हैं। जहाँ पर कोई किसी भी इश्यू के साथ अगर हमें कॉल कर रहा है, तो हम उस ख़ास इश्यू के हवाले से साइको एजुकेट ज़रूर करते हैं कि ये इश्यू कितना नॉर्मल है, इस इश्यू के साथ क्या-क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर आप इसको ट्रीट करने के कौन-कौन से तरीके हेल्दी हैं, कौन से तरीके हैं जो कि अनहेल्दी हैं, और फिर ऑल्सो कि इसमें मेडिकेशन का क्या रोल है। और जहाँ मेडिकेशन का रोल है, क्योंकि मेडिसिन्स तो साइकियाट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, राइट। हम अगर हमें पता भी हो कि इसके लिए ये मेडिसिन है, तो राइट। हमने सिर्फ काउंसलिंग करनी है और हम रेफर करेंगे। दैट्स अप टू साइकियाट्रिस्ट के फिर उनको राइट। किस तरीके। सो मेजर डिफरेंस जो साइकोलॉजिस्ट में और साइकेट्रिस्ट में यही है कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो सिर्फ काउंसलिंग कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, राइट? और जो मेडिसिन बेसिकली साइकेट्रिस्ट का काम है कि वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें, राइट? और व्हेन इट कम्स टू लाइक योर पार्टनरशिप्स विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक यू मेंशन कि आप रेफर करते हैं, तो आपको कॉल्स मौसूल होती हैं डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड या इस किस्म के दूसरे इश्यूज जो आमतौर पर ख़वातीन फेस करती हैं, तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ जिनको आप रेफर करते हैं या जिनके साथ आप कोलैबोरेट करते हैं? जैसे डोमेस्टिक वायलेंस की हमें कॉल्स आती हैं, सो उसमें एक तो जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है वो तो हमारी हेल्पलाइन खुद भी प्रोवाइड कर रही होती है। समटाइम्स ये नीड होती है कि उन्होंने कोई ना कोई एक्शन लेना है, आइदर दे वांट टू लीव द हाउस, उनको शेल्टर रिक्वायर्ड है, लीगल असिस्टेंस जो है वो रिक्वायर्ड है। सो उसके लिए विद इन रोज़न भी हमारी एक क्राइसिस हैंडलिंग कमेटी है जो कि इस चीज़ को, इस तरह के केसेस को डील करती है, तो हम इंटरनली भी रेफर कर रहे होते हैं। एंड अदर देन दैट, जैसे आपको पता है कोविड से हम जब हेल्पलाइंस के साथ काम करना शुरू किया, तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब में वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अंडर भी हेल्पलाइंस मौजूद हैं जो कि जीबीवी के हवाले से सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ केस के उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम केसेस जो है वो रेफर भी कर रहे होते हैं टू अदर हेल्पलाइंस। और जीबीवी की जो हेल्पलाइंस हैं वो किस तरह से आमतौर पे ऑपरेट कर रही होती हैं, किस तरह सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं? हर प्रोविंस में डिफरेंट तरीके से जीबीवी की हेल्पलाइंस काम कर रही हैं, और मैं जीबीवी की जब हेल्पलाइंस की बात कर रही हूँ तो ये वो हेल्पलाइंस है जो कि गवर्नमेंट के अच्छा। इनिशिएटिव्स हैं, जैसा मैंने पहले कहा, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अंडर है। सो
जर्नली अगर आप हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो इनिशियल जो साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है वो है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसमें एक्सप्लेन किया जाता है। अब अगर कोई खातून है और वो अपने उनको शेल्टर रिक्वायर्ड है, सो इट्स नॉट ओनली कि आप शेल्टर का नंबर दे देंगे। जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो ये कि शेल्टर अवेलेबल कहाँ है, वो किस डिस्ट्रिक्ट से कॉल कर रही है, शेल्टर में किस एज तक बच्चे साथ कर सकते हैं। अगर आपको पता हो कि जो पाकिस्तान में शेल्टर्स होम या जिसको हम दारुल अमान कहते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो बच्चियां हैं वो तो अपनी मदर्स के साथ रह सकती हैं, लेकिन बच्चे अगर 8 से 10 साल से बड़ी उम्र के हैं तो वो दारुल अमान में अपनी मदर के साथ नहीं रह सकते। सो ये इन्फॉर्मेशन खातून को अगर पहले से प्रोवाइड की जाए। इसी तरह से दारुल अमान का एक ख़ास तरीक़ाकार है, उसके जो SOPs हैं, ये हेल्पलाइंस क्या दायरा कार है, कैसे अप्रोच किया जा सकता है, क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, उनके इश्यूज़ के अंदर क्या ये वर्केबल है या नहीं। तो जब हम रेफ़र करते हैं चाहे इंटरनल अपनी कमेटी को या बाकी हेल्पलाइंस को, तो ये हेल्पलाइंस का काम है कि वो खातून को एजुकेट करें ताकि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। इसी तरह से अगर आप लीगल की बात करते हैं, अगर कोई वो केस करना चाहते हैं, सो उसके अंदर उस केस का प्रोसेस क्या होगा। समटाइम्स इट्स लाइक कि किसी ख़ास इशू के अंदर एक नीड होती है कि बस मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल डाइवोर्स चाहिए। अब डाइवोर्स का प्रोसेस क्या होगा। सो इट्स नॉट ओनली कि आपने लॉयर हायर कर लिया एंड इट्स फिनिश्ड, उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, हाउ लॉन्ग इट इज़, फिर वो किस तरीके से होगा। सिमिलरली कि अगर आप हरासमेंट रिलेटेड कोई केस करना चाहते हैं, उसका प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से डिपार्टमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। साइबर हरासमेंट है तो कौन सा डिपार्टमेंट होगा, उस सिचुएशन के अंदर आपको कौन से एविडेंसेस चाहिए होंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देना GBV हेल्पलाइंस का काम है, ताकि जो सर्वाइवर है जो वो डिसीजन ले वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो। क्योंकि एक जो रियलिटी है वो ये, जितनी भी हेल्पलाइंस इन पे लोग कॉल करते हैं, इट्स नॉट अगर आपका शेल्टर यहाँ पर है तो एक उस शहर के दूसरे कोने पर आपका कोई पुलिस, आपका मुतलका पुलिस स्टेशन होगा जहाँ पर आपने जाना है। एंड लोगों को नहीं अवेयरनेस होती। जैसे मैं डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से अगर कोई इसको रिपोर्ट करना चाहता है, सो लोग पुलिस के पास अगर चले जाएंगे तो उनको पता है कि पुलिस ने FIR करनी है। पुलिस FIR जिस बेसिस पे FIR करता है वो है मेडिको लीगल। जब तक मेडिको लीगल नहीं होगा सेक्शन नहीं लगेगा। सो ये इन्फॉर्मेशन एक खातून को प्रोवाइड करना हेल्पलाइंस का काम है, इसीलिए ये हेल्पलाइंस इमर्ज हुई हैं। एंड अगेन जो डोमेस्टिक वायलेंस के अगर कोई सर्वाइवर है एंड व्हेन दे रीच यू आउट फॉर एंड दे शेयर व्हाटएवर दे आर गोइंग थ्रू, तो चूंकि ज़ाहिर है हेल्पलाइन का पर्पस इज़ नॉट टू प्रोवाइड एनी रेमेडी टू देम डायरेक्टली, तो आप किस तरह से फिर उसको प्रोसेस करते हैं केस को? लेकिन डिपेंड करता है केस टू केस। अभी हम क्योंकि GBV हेल्पलाइन की बात कर रहे थे जो कि गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है, उनकी हम बात कर रहे हैं। सो समटाइम्स अगर एक खातून कॉल करती है कि मेरी लाइफ एट रिस्क है या मैं कमरे में बंद किया है मैंने अपने आप को और मुझे मारना चाहते हैं, ऐसे हमने बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे हैं जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस में खातून की जान चली जाती है। अब उस सिचुएशन के अंदर 15 के साथ बहुत सारी हेल्पलाइंस ने जो है बहुत सारे प्रोविंसेस में हेल्पलाइन और जो GBV की हेल्पलाइंस है वो इंटीग्रेशन है इनकी आपस में। सो 15 जो है वो पहुंच जाती है उस टाइम पे। पंजाब के अंदर अगर हम सिस्टम के हिसाब से देखें, पंजाब इस टाइम प्रोग्रेसिव चल रहा है, इसलिए क्योंकि पंजाब के अंदर जो हेल्पलाइन मैंने कहा वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जो हेल्पलाइन है उसमें ये पूरा प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसके अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट, प्रोसिक्यूशन, लीगल जो एड प्रोवाइड करते हैं, इसी तरीके से जो बाकी सर्विसेज हैं वो उसकी तरफ काम हो रहा है। अब प्रोटेक्शन सिस्टम लॉ के अंदर तो आपको पता है कि चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से होती हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का इशू होता है। सो इवन क्योंकि अभी हम रिसेंटली जो काम कर रहे हैं इनके साथ, उसमें भी ये है कि अब अगर एक खातून है उसको बहुत ज़्यादा मार पड़ी है और उसका एक्सेसिव ब्लीडिंग है, सो उस सिचुएशन में शायद 15 हेल्प ना करे, वहाँ पर 1122 का जाना ज़रूरी है। क्योंकि 1122 इज़ इक्विप्ड कि उसकी लाइफ को सेव कर सकेंगे, क्योंकि 15 तो उसको लेके हॉस्पिटल पहुँचाएगी, लेकिन 1122 अगर पहुँच जाएगी तो उसकी लाइफ सिक्योर कर सकती है। सो आमतौर पे जब GBV हेल्पलाइंस पे कॉल मौसूल होती है तो क्या वो फिर डायरेक्टली खुद 15 पे या 112 पे कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं और डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं? हर प्रोविंस में एक डिफरेंट सेटअप इस हिसाब से चल रहा है। अगर मैं आपको पंजाब की एग्जांपल दूं तो पंजाब में प्रोटेक्शन सिस्टम के अंडर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर है और उसके अंदर 2 वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं। सो अगर हम पंजाब की इसी हेल्पलाइन की एग्जांपल लें तो ये हेल्पलाइन में जो भी खातून कॉल कर रही है विद हर कॉन्सेंट, अगर जो नेचर ऑफ केस वो DWPO को रेफर होगा। DWPO पूरे जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको उसकी इंचार्ज है। सो वो
डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है फिर वो आगे 115 को इंगेज करना है, 112 को इंगेज करना है, ख़ुद जाना है वहाँ पर, या वहाँ पर रिक्वायर्ड हेल्थ फैसिलिटी को इंगेज करना है, तो फिर उस तरह से प्रोसीड करते हैं. तो आमतौर पे जितनी भी हेल्पलाइंस हैं दे हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर देम, बिकॉज जब एक सर्वाइवर कॉल कर रहा है तो वो उनको अगर ठीक से सर्विसेज नहीं मिलती या वो उनको अगर कोई ठीक से गाइड नहीं करता तो देर आर लाइक सोशल और फिजिकल रिpercussions ऑन दैट. तो एंड ऑल्सो आई फील कि अगर उसको जो सर्वाइवर है उसको ठीक से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, दे वुड ऑल्सो लूज ट्रस्ट ऑन द हेल्पलाइन इटसेल्फ. तो हाउ डू यू मेक श्योर, या आमतौर पे जो हेल्पलाइंस ऑपरेट करती हैं, हाउ डू दे मेक श्योर कि देर इज अ सुपरविजन ऑन द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल टू रिस्पॉन्ड टू द सर्वाइवर्स, और देर इज अ सिस्टम इन प्लेस विच इज फ्लॉलेस? आई थिंक इसका जवाब थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट की हेल्पलाइंस को देखते हैं, सो वो किसी स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर हेल्पलाइंस बनी है. अगर आप इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स देखें तो हेल्पलाइन, जीबीवी की हेल्पलाइन को इस्टेब्लिश करने से पहले बहुत सारे स्टेप्स करने होते हैं, और उसके बाद आप सर्विसेज को प्रमोट करते हैं. हमारे यहाँ सर्विस प्रमोट हो जाती है, उसका फीता कट जाता है, उसके बाद फिर जब लोग अप्रोच करना शुरू करते हैं तो फिर ट्रायल एंड एरर बेसिस पे चीज़ें चल रही होती हैं. सो आई थिंक आई एग्री विद यू कि बहुत सेंसिटिव है. अगर एक खातून कॉल कर रही है, उस तक एक नंबर पहुंचा है, उसने उस नंबर को रीच आउट किया, शी इज़ इन नीड. अब आपके पास वो प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो उसका मसला नहीं है, वो आपका मसला है. आपने उसको सर्विस के बारे में बता दिया, अब उसने अप्रोच कर लिया, अब आपने कैसे डील करना है. अगर हम देखें तो जो SOPs हैं, बहुत सारी हेल्पलाइंस के वो SOPs भी नहीं बने हुए होते. अगर बने हैं तो वो नोटिफाइड नहीं है. अगर वो नोटिफाइड भी हैं तो उस पर कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं है, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं है. सो ये हेल्पलाइन बहुत इजी लगता है. कोविड में भी अगर आप देखें तो बहुत सारी हेल्पलाइन स्टार्ट हो गई थी. द रीज़न इज़ हेल्पलाइन में समझ ही आता है, आपको एक फ़ोन चाहिए, स्टाफ चाहिए, एक कमरा चाहिए, हेल्पलाइन स्टार्ट हो जाएगी. इट्स नॉट दैट सिंपल. हेल्पलाइन अगर आपने स्टार्ट करनी है, उससे पहले आपको कुछ मेजर्स लेने हैं, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें डिफाइन करनी है, कि उससे पहले आपको रेफरल्स बनाने हैं, उससे पहले आपको अपना कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है. क्योंकि जब आप जीबीवी की हेल्पलाइंस की बात करते हैं तो बहुत सेंसिटिव एक नेचर है. फिर आप जब स्टाफ ऑन बोर्ड ले रहे हैं, वो कितना कैपेसिटेटेड है. कुछ हेल्पलाइंस के साथ जब हमें काम करने का मौका मिला तो जो स्टाफ ऑन बोर्ड है उसने हेल्पलाइंस के साथ कभी काम नहीं किया. अब इसमें एक इशू ये भी है कि अगर आप जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करते हैं, सो हमें तो पढ़ाया ही नहीं जाता. मतलब जो मेरी एजुकेशनल अगर मैं अपना देखूं तो किसी भी हमारे कोर्स का हिस्सा ही नहीं था कि जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या होता है, इसको डील किस तरह से करना है. Even as a psychologist. एज अ साइकोलॉजिस्ट. Right. सो जब आपको एक चीज़ पढ़ाई नहीं जा रही और फिर उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको उस तरीके से नहीं मिल रहा, एक जॉब अपॉर्चुनिटी आती है, आप अप्लाई करते हो और वहाँ पर कोई कैपेसिटी बिल्डिंग मैकेनिज्म भी नहीं है कि आप पहले इस ट्रेनिंग से गुजरोगे, इस ट्रेनिंग से गुजरने के बाद फिर आप कॉल्स लेना शुरू करोगे, वो भी नहीं है. तो आई थिंक फिर वो जो सेंसिटिविटी है, वो सेंसिटिविटी तो रहेगी कॉलर की, लेकिन आप उसको डील कैसे करते हैं, फिर वहाँ पर चैलेंजेस आएंगे. एंड एब्सोल्युटली अगर कोई एक, जैसा मैंने अपनी हेल्पलाइन का भी आपको कहा है कि टॉप 3 सोर्सेज के अंदर फ्रेंड्स एंड फैमिली आती है. सो अगर किसी ने अप्रोच किया और उसको सर्विसेज बहुत अच्छी मिली हैं, उसको हेल्प आउट, उसको लगा कि हाँ ये इट वर्थ, तो वो आगे प्रमोट भी करेंगे. लेकिन अगर उनको लगा कि नहीं, मुझे कोई हेल्प आउट नहीं किया गया, तो वो आगे आपकी सर्विसेज को प्रमोट भी नहीं करेंगे. सो इनफैक्ट वो कहेंगे कि इस हेल्पलाइन पर कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो आई थिंक जो एक इसके साथ जो चीज़ जुड़ी हुई है वो ये कि जब कोई हेल्पलाइन इस्टेब्लिश होती है तो उस हेल्पलाइन के जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं उस पर उसको बहुत ज़्यादा उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है. कोविड ऑनवर्ड्स आपको पता है, रोज़न इन कोलैबोरेशन विद UNF के जो हेल्पलाइंस स्ट्रेंथनिंग है उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं. और इनफैक्ट हमने लास्ट ईयर एक कॉन्फ्रेंस भी की थी हेल्पलाइन, GBV हेल्पलाइंस की. इट वाज लाइक फर्स्ट काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस जो हमने MOHR और NCSW के साथ मिलकर की थी. और उसकी रिकमेंडेशंस के अंदर भी यही चीज़ें थी कि गाइडेंस ही नहीं होती. अब केस आता है तो फिर उसको टच केस को डील कैसे करना है. रोल ऑफ सुपरवाइजर इज़ नॉट डिफाइंड. जब हेल्पलाइन स्टार्ट हुई तो कुछ टाइम के लिए कुछ के पास सुपरवाइजर थे, कुछ के नहीं थे. इवन उन कॉन्फ्रेंस के आखिर में कुछ रिकमेंडेशंस भी निकल के आई कि अगर हेल्पलाइंस ने कोऑपरेट करना है और ये भी नहीं होना चाहिए कि पंजाब में एक डिफरेंट तरीके से GBV सर्वाइवर्स को डील किया जा रहा है, KP में डिफरेंट तरीके से, बलूचिस्तान में डिफरेंट तरीके से. तो जो नेशनल लेवल पर अगर आप सर्विसेज की बात करते हैं तो एटलीस्ट स्टैंडर्डाइज सर्विसेज होनी चाहिए, उनके डाटाबेस स्टैंडर्डाइज होने चाहिए.
अगेन MOHR के साथ मिलकर ही हमने जो इस साल भी इन हेल्पलाइंस को जब कैपेसिटेट किया, और जो मैं आपको कह रही हूँ इंटरनेशनल प्रोटोकॉल से कहते हैं कि प्री रेक्विजिट्स होने चाहिए। सो कुछ चीज़ें हमें लगी कि शायद अगर वो स्टेप्स पूरे होते तो बहुत इफ़ेक्टिव हो सकती थी ये हेल्पलाइन। एंड इन फ्यूचर अगर इसमें थोड़ा सा एक इशू ये भी आता है कि समटाइम्स जो ओवरऑल एक चीज़ लगती है वो ये कि पर्सनैलिटी ड्रिवन चीज़ें ज़्यादा हैं। सो समटाइम्स जो टॉप लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और वो फिर इंश्योर करती हैं कि ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से सेंसिटिवली डील हो रही हों। समटाइम्स टॉप लीडरशिप को इतना आइडिया नहीं होता, या वो उसकी सेंसिटिविटी कह लें, या उस तरह से चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे होते कि इन सारी चीज़ों की सर्विसेज की जो एथिकल कंसिडरेशन है उसको इंश्योर कर सकें। टोटल जो GBV की हेल्पलाइंस हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं वो आपके ख्याल से कितनी होंगी? गवर्नमेंट की हेल्पलाइंस की बात करें अगर हम, तो डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन अगर हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जैसे मैंने कहा पंजाब के अंदर पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, अगर हम इनकी, और फिर इस्लामाबाद में MOHR, आई थिंक 7 हेल्पलाइंस। तो क्या ये 7 हेल्पलाइंस, व्हाई कांट वी हैव वन, मतलब रादर देन फॉर विमेन टू मेमोराइज 7 नंबरों को याद करना और फिर ये भी याद रखना कि कौन सी रेलेवेंट है कौन सी नहीं है, इट फील्स वेरी काउंटर इंट्यूटिव। तो ऐसा प्रैक्टिकली क्यों नहीं हो पा रहा या नहीं हो पाया कि हमारे पास एक ही हेल्पलाइन हो और जो कि सेंट्रली ऑपरेट करती हो और जो रेफर कर दे दूसरी हेल्पलाइन को या दूसरे रेलिवेंट डिपार्टमेंट को? व्हाट डू यू थिंक व्हाई वी डोंट हैव वन हेल्पलाइन डीलिंग विद GBV केसेस स्पेसिफिकली? जब मैंने रोज़न ज्वाइन किया था तो हमारी यूथ हेल्पलाइन थी, उस टाइम हम हमारी हेल्पलाइन यूथ के इश्यूज़ को डील कर रही थी, एंड इन 2012 ये फिर रोज़न हेल्पलाइन हुई। तब ये था कि सारी यूथ हेल्पलाइन सबकी अलग अलग है, ये एक हेल्पलाइन क्यों नहीं हो सकती, और ये एको करती है ये बात बार बार कि एक हेल्पलाइन क्यों नहीं हो सकती। आई थिंक 18 अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल मैटर है, प्रोविंसेस उसको किस तरह से लेके चलते हैं, फिर हर डिपार्टमेंट डिफरेंट तरीके से लेके चल रहा है। सो नेशनल लेवल पर कोई एक हेल्पलाइन करने के लिए आई थिंक एक प्लेटफॉर्म या एक कोई डिपार्टमेंट इनिशिएट उस तरह से पूरा प्रोसेस जो है उसको ओन करे। इस पे डिस्कशंस बहुत दफ़ा होती हैं, हो भी रही हैं, बट आई डोंट नो कि कितना प्रैक्टिकल होगा इस तरह से इस कोई एक और नंबर इंट्रोड्यूस कराना, बिकॉज जब आप ये बात कर रहे हैं कि एक हेल्पलाइन होगी, अब वो ऑपरेट किस तरह से होगी, वो रेफ़र किस तरह से होगी। अभी भी अगर हम देखें तो हर हेल्पलाइन डिफरेंट तरीके से ऑपरेट हो रही है, उसका डेटाबेस डिफरेंट तरीके से। जब आप इसको सेंट्रलाइज करने की बात करते हैं, क्योंकि रिसेंटली अभी हम जब पंजाब के अंदर काम कर रहे हैं इस हेल्पलाइन के साथ, सो वहाँ पर एक इशू है कि विद इन पंजाब अगर कोई कॉल आती है और आपने उसको रेफ़र करना टू अदर डिपार्टमेंट, सो पुलिस के क्या अलग डेटाबेस है, प्रोसिक्यूशन का अलग डेटाबेस है, हेल्थ का अलग डेटाबेस है, हेल्पलाइन का अलग डेटाबेस है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर जो दारुल अमान है उनका अलग डेटाबेस है, तो वो उसको इंटीग्रेट करना इतना मुश्किल है। फिर अगर आप प्रोविंसेस की बात करते हैं, सो इट्स नॉट ओनली जस्ट प्रोवाइडिंग वन नंबर, इट आई थिंक इसका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म किस तरीके से होगा, इसका ये कैसे एक दूसरे को रेफ़र होंगी, फिर अकाउंटेबिलिटीज़ के साथ जुड़ी हुई है। तो इट्स अ कंप्लीट एक्सरसाइज। और अगर फॉर मी अगर नेशनल लेवल पर ना भी हो, लेकिन प्रोविंशियल लेवल पर जितनी हेल्पलाइंस है, अब जिन हेल्पलाइंस का मैंने आपको कहा, ये 3 डिपार्टमेंट्स के नाम लेके आपको कहा, PDMA की अलग हेल्पलाइंस होती हैं, उसके अंदर भी GBV का एक लाइन अलग होती है। सो बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं। जब हम काम करना शुरू करते हैं, देन वी गॉट टू नो कि अच्छा बहुत सारी हेल्पलाइंस इस टाइम पे काम कर रही हैं। तो वो जब तक कंसोलिडेटेड नहीं होंगी, लेकिन वो कैसे होंगी इज अ बिग क्वेश्चन। Right. Because I was talking to Abia Akram a few days back, podcast pe, and she mentioned about there is one particular helpline for people with disabilities as well. Yes. तो I got to know कि ना सिर्फ गवर्नमेंट की बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं, बट NGOs की भी अपनी बिल्कुल ऐसा हेल्पलाइंस ही हैं। है। तो बहुत सारे नंबर्स, एंड देन helpline. I think I really hope we get to have any consensus of having one helpline that serves the purpose. So some of the challenges that helpline को operate करते हुए या helplines पे काम करते हुए, since you have been working on this काफ़ी अरसे से, किस किस्म के practical challenges आपको लगता है exist करते हैं? बिल्कुल उस सेंस में कि एक survivor के point of view से, अगर वो दे रीच यू आउट, उन्होंने हेल्पलाइन पे कॉल मिलाई है, उन्होंने अपना मसला बताया है, तो जो रेफरल्स के थ्रू भी हमारे पास रेमेडीज अवेलेबल हैं,
do they get the justice or do they get the relief that they're looking for? आई थिंक जब अगर हम इसके अंदर देखें तो इंटीग्रेटेड सर्विसेज नहीं है. आप अगर एक खातून एक दफ़ा कॉल करके बता रही है कि ये सारा इशू है, आइडली तो उसको दोबारा वो सारी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए. अब उसने खुद कॉल कर दी है. अच्छा, 2 तरह की कॉल्स आती हैं. एक होती है कि जो सर्वाइवर खुद कर रही हैं और एक सर्वाइवर के बिहाफ पे कोई कर रहा है. सो इन सम हेल्पलाइंस देयर इज़ अ सिस्टम कि जब तक सर्वाइवर खुद कॉल ना करे या उसका कोई ब्लड रिलेशन कॉल ना करे, हेल्पलाइन कोई एक्शन नहीं लेते या उसका उस तरह से नहीं कर रहे होते. सो अगर कोई खातून कॉल कर भी देती है, अब वो बताना, उसको अपनी बात समझाना, क्या सर्विस रिक्वायर्ड है, उसको तो नहीं पता कि क्या सर्विस रिक्वायर्ड है, उसको नहीं पता उसको कैसे हेल्प हो सकती है. सो अगर उस जो कॉल ले रहा है उसको भी नहीं पता, तो फिर वो आगे उसको एजुकेट किस तरीके उसको सर्विसेज के बारे में एजुकेट किस तरीके से करेगा. सो एक तो जो चैलेंजेस की आप बात कर लें कि जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनका खुद इस सारे जो सिस्टम जो सर्विसेज हैं उनके हवाले से उन सर्विसेज उनके फिंगर टिप्स पे होना बहुत ज़रूरी है. इसलिए क्योंकि वो कोई किसी टाइम पे भी कॉल करके किसी भी तरह की जो सर्विसेज के हवाले से पूछ सकता है. सेकेंडली, जब सर्विसेज उसने हेल्पलाइन पे बता दी हैं तो उसको बता दिया जाता है कि अब आप फ़लाँ जगह चली जाएँ. अब उसके लिए उस जगह पहुँचना, घर से निकलना, और घर से क्या बता के निकले. सो वो निकलना, फिर उस कंप्लेन करना, फिर कंप्लेन आप जहाँ पे भी, अगर आप लीगल किसी भी प्रोसीडिंग में जाते हैं, वहाँ जो भी परपिटेटर है आपको उसको भी फेस करना है. उसकी तरफ से डिफेंस में जो चीज़ें आएंगी उसको भी फैसिलिटेट करना है. तो वो जो सपोर्ट है या जो कोऑर्डिनेशन है उस तरह से नहीं होती. हेल्पलाइन अगर आपको कहती है पुलिस के पास चले जाएं, या पुलिस आ जाती है, पुलिस उस तरह से सपोर्ट नहीं करती जिस तरह से हेल्पलाइन कर रही है. या कोई पर्टिकुलर केस के बारे में बताएं सो दैट वी नो कि व्हाट एग्जैक्टली व्हाट सॉर्ट ऑफ इश्यूज पीपल. केस उस कॉन्फिडेंशियलिटी है उसमें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकूंगी. लेकिन ये है कि जो केसेस में जो सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक आता है वो ये कि अगर एक सर्वाइवर अप्रोच कर भी देती है और अगर आप उसको सर्विस देने के लिए चले भी जाते हैं, सो समटाइम्स उसको वो सर्विसेज शी डिनाइज कि मैंने कॉल की है. क्योंकि अगर आप उसको सर्विस पहुंचाने के लिए उसके घर पहुंच गए या पुलिस चली गई, और पुलिस ऑफकोर्स जाके पूछेगी किसने कॉल की है. अब जिसने कॉल की है वो अगर डिनाई कर दे क्योंकि उसकी लाइफ एट रिस्क है, देयर इज़ नो मैकेनिज्म कि उसकी लाइफ को सिक्योर कैसे किया जा सके. सो फॉर एग्जांपल अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का सर्वाइवर है और उसने कॉल की और पुलिस वहां पहुंच जाती है और जो अब्यूजर है उसके सामने वो सवाल हो रहा है. एग्जैक्टली. तो डेफिनेटली एंड समटाइम्स इट हैपन कि जो परपिटेटर है, जो सर्वाइवर है, दोनों को आप पुलिस स्टेशन ले आए और फिर आप उन दोनों की सुलह सफाई करा के वापस भेज दें. अब जो सुलह सफाई करा रहे हैं उसमें टर्म्स एंड कंडीशन कौन डिसाइड करेगा? उसमें क्या सर्वाइवर इतनी पावर है कि वो अपना जो उसके अपने मुतालबात हैं वो एक्सप्लेन करे, वो बताए? क्योंकि उस टाइम सारे बैठे हुए हैं और उस टाइम वो कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन होती है कि या तो आपने फैमिली के साथ वापस ही जाना है तो आपने उनकी माननी. अगर आप उनको वहाँ पर नहीं अपोज करते हैं वहाँ पे, तो फिर आप who is going to support you? And we know the challenges, क्योंकि जितना अब मेरा एक्सपीरियंस है कम्युनिटीज़ के साथ काम करने का, जो सर्वाइवर्स हैं उनके साथ काम करने का, मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिली सपोर्ट नहीं करती है और फैमिली चाहती भी नहीं कि कोई भी लीगल प्रोसीडिंग में जाया जाए. फैमिली इज़ मोर लाइक के किसी तरह से पैचअप हो जाए, मैरिज सस्टेन हो जाए. पंजाब के अंदर एक स्टडी भी हुई है जिसके अंदर जो सर्विसेज को सीख ना करने की जो बैरियर्स हैं उसके अंदर द बिगेस्ट बैरियर्स इज़ टू सस्टेन अ मैरिज. कि उस मैरिज को सस्टेन करने के लिए आप कंप्लेन नहीं करते, और अगर आप कंप्लेन करते भी हैं, बहुत सी दफ़ा हेल्पलाइंस पर हमें भी ख़वातीन कॉल करती हैं. हेल्पलाइंस भी जब हम पुलिस के साथ पुलिस ट्रेनिंग्स हम करा रहे थे तब भी एक पुलिस की तरफ से भी होता था. ख़वातीन कह देती हैं मेरे हस्बैंड को पता ना चले, लेकिन आप उसको एक दफ़ा डरा धमका दें ताकि अगली दफ़ा मुझे ना मारे, क्योंकि उनको नहीं पता कि किस तरह से काम करेगा. लेकिन जो वो एक सोशल नेटवर्क है या एक सोशल सपोर्ट है कि हेल्प सीख करना इज़ नॉर्मल, और हेल्प अगर आप सीख करेंगे देयर आर डिपार्टमेंट्स. बट अनफॉर्चुनेटली जब आप डिपार्टमेंट्स तक पहुंच जाते हैं और आप वो सर्विस सीख करते हैं, उसके बाद के चैलेंजेस का नहीं पता होता. समटाइम्स ख़वातीन अगर उनकी लाइफ एट रिस्क है वो शेल्टर होम चली जाती हैं, दारुल अमान रहती हैं. जब वो दारुल अमान से निकलती हैं उनकी फैमिली आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देम कि दारुल अमान इज़ नॉट अ गुड प्लेस. तो जो सर्विसेज अवेलेबल भी हैं उन सर्विसेज के हवाले से परसेप्शन ठीक नहीं है. सो जो ख़वातीन अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें, सिस्टम तो बहुत ही इंटीग्रेटेड होना चाहिए
कि सारे सपोर्ट करने के लिए उसको देयर शुड बी वन नंबर जिस पे वो कॉल कर रही है, वो सबके साथ इंटीग्रेटेड है, जो उसको सपोर्ट करें, उसको बार बार अपनी कहानी ना बतानी पड़े, वो सारा उसकी प्रोसीडिंग्स आती जाएँ कि अब उसने अब हेल्थ में ये हो गया, अब इस पर सेक्शन भी सही लगा या नहीं लगा. अब अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स डोमेस्टिक वायलेंस होता है, अब वो सेक्शन उसमें सही नहीं लग पाता. जब सही सेक्शन नहीं लगेगा वो केस वहीं पे वीक हो जाता है क्योंकि वो सेक्शन सही नहीं लगा. जब हम मैं पुलिस प्रोग्राम में काम करी थी और हमने एक ऐप बनाई लॉज के हवाले से. सो हमने केपी के अंदर लॉज प्रोसेस किया. अगर कोई असम्बली से कोई बिल पास हो जाता है, कोई एक्ट है, वो पुलिस स्टेशन तक कैसे जाएगा, तो उसका कोई मैकेनिज्म भी नहीं है. तो वो शायद अवेयरनेस बाकी लोगों को हो जाएगी, लेकिन जो थाने में बैठा है, मुहर्रर है, जिसने एफआईआर पे काम करना है, उस तक तो वो नया अपडेटेड वर्जन पहुंचा ही नहीं है. और जब तक वो वर्जन पहुंचता है कई साल लग जाते हैं. सो ये सिस्टम के अंदर इतने फ्लॉज हैं कि अगर कोई करिश कर भी ले और फिर वो प्रोसीडिंग्स इतनी लॉन्ग हो जाती हैं, इतनी दफ़ा आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है कि फिर आप कहते हो कि इससे बेहतर था कि आप गिव अप कर देते हो, या आप कहते हो कि वो सिस्टम ही ऐसा होता है कि जो डिस्करेज करता है बजाय इसके कोई इनकरेज करे कि आप रिपोर्ट करें केसेस को. बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज चैलेंजेस और ग्राउंड रियलिटीज को भी ज़हन में रखते हुए, do you think that it is still worthwhile for somebody to reach out through these helplines, or do they get any relief out of it? आई थिंक हेल्पलाइंस पे आई विल से कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि हेल्पलाइन पे कॉल की जाए, इसलिए भी क्योंकि जितनी ज़्यादा कॉल्स आएंगी तभी हम किसी एक्शन की तरफ जाएंगे, तभी ये डिमांड आएगी कि अच्छा अब ये डिमांड है पब्लिक की या सर्वाइवर्स की ये डिमांड है और अब इस डिमांड के लिए एक्शंस तो लेने ही हैं. समटाइम्स इट्स द नंबर जो हमें चाहिए होता है, और वो जब नंबर इंक्रीज होता है तो फिर हम कोई एक्शन लेते हैं एज अ नेशन. इट्स समथिंग. सो एंड आई थिंक हेल्पलाइंस अब, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से हेल्पलाइंस काम कर रही हैं, हेल्पलाइंस पे बहुत ज़्यादा बात भी होती है, समटाइम केसेस हाईलाइट भी होते हैं. सो हेल्पलाइंस भी इस हवाले से थोड़ा सा कॉन्शियस हैं और फर्दर होंगी भी कि जो वो खुद, उनका रेफरल इतना स्ट्रांग होना चाहिए, वो खुद इतने कैपेसिटेटेड होने चाहिए कि वो किसी भी कॉल को किसी भी सर्वाइवर को बेहतर तरीके से डील कर सकें या उसको रेफ़र कर सकें टू अदर सर्विसेज. सो आई वुड से कि ठीक है, कम रिसोर्सेज हैं, ठीक है, सर्विसेज शायद इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन ना से ही, बट एक सर्विस एग्जिस्ट करती है. और समटाइम्स आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल जाए ना, कौन से एक्ट आपको इस सिचुएशन के अंदर इज सपोर्टिंग यू, ये कौन सी सर्विस आपको हेल्प करेगी सिचुएशन के अंदर, या और कुछ नहीं, आपको ये पता चल जाए कि आपका मुतलका पुलिस स्टेशन कौन सा है. तो ये कहने को समटाइम्स पीपल आस्क के सक्सेस स्टोरीज बताएं, एंड फॉर मी लाइक अगर कोई इतना कॉन्फिडेंट हो जाए कि वो अपने आप को सेफ बना ले, अपने पे होने वाला अब्यूज़ कम कर दे, या वो अपने आप को स्किल कर ले, या वो अपना सपोर्ट सिस्टम आइडेंटिफाई कर ले, इट्स अ सक्सेस. एक हेल्पलाइन पे एक केस जो था, क्योंकि मैं उसमें इनको मेंटोर कर रही थी, तो एक केस था जिसमें खातून पे बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है. अब वो जो वायलेंस हुआ और फिर एंड शी वाज लाइक कि मुझे कोई हेल्प आउट करने के लिए नहीं है. और काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर जब ये डिस्कशन हुई कि सपोर्ट सिस्टम का होना कितना ज़रूरी है और वो कैसे वायलेंस को कम कर सकता है, एंड शी वाज एबल टू आइडेंटिफाई अ सपोर्ट सिस्टम विद इन लॉज. तो फॉर अस इट्स अ सक्सेस कि उसने अपना एक सपोर्ट सिस्टम आइडेंटिफाई कर लिया विद इन द फैमिली, और जिसकी वजह से उसका डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो कम हो गया. सो हेल्पलाइंस अगर इतना सा भी काम कर देती हैं, तो किसी भी सर्वाइवर की ज़िंदगी में वो एक मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो हो सकता है. इट्स नॉट ओनली कि कोई बड़ा हाई लेवल केस होगा और उसको हम कोई सक्सेस इंडिकेटर उसको समझेंगे. दैट आई थिंक परफेक्टली concludes the whole conversation we had. Meerup, thank you so much for your time, and I'm sure like the conversation we had, उसमें बहुत सारी चीज़ें you have identified जिससे ना सिर्फ like people who are listening they can it will be useful for them, but I really hope that the जो identify किए हैं areas जो helpline से related आपने that requires improvements, we sort of like get to push that as well. So thank you so much once again. Thank you, actually. And I hope you join us soon again. Yeah, sure. Thank you so much. Thank you.